हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम एनालिसिस कर रही थी घटनाचक्र पूर्वावलोकन इकोनॉमिक्स 2023 एडिशन को। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट की, यदि आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो की पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई, वहाँ पर जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे यहाँ भारत नगरीकरण टॉपिक से बनने वाले जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सबको देखेंगे विद एक्सप्लेन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक नगर किसी ग्राम से भिन्न होता है। एक नगर जो है किसी गांव से किस प्रकार भिन्न होता है, तो वो सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में भिन्न होता है, पारिवारिक संरचना के संदर्भ में भी भिन्न होता है, रहन सहन के तरीकों के संदर्भ में भी कुछ भिन्न ही होता है, और आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में भी भिन्न होता है। तो यहाँ पर चारों जो है ऑप्शन सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी वृद्धि सूचक है। शहरी वृद्धि किसका सूचक है, तो कुल शहरी जनसंख्या में बढ़ोतरी का, शहरी केंद्रों की संख्या में वृद्धि का, देश की कुल जनसंख्या में वृद्धि का, शहरी क्षेत्रों में आय में जो है शहरी क्षेत्रों से आय में वृद्धि का भी सूचक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है। ये जो सांस्कृतिक विविधता जो है ये ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है, बाकी हम की भावना, क्षेत्र और आत्मनिर्भरता जो है तो ये सभी क्या है, ग्रामीण समुदाय के तत्व हैं। सांस्कृतिक विविधता शहरों और महानगरों की विशेषता है। ये जो शहरों और महानगरों की विशेषता है सांस्कृतिक विविधता। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी शहरी जीवन की विशेषता नहीं है। शहरी जीवन की विशेषता नहीं है अनौपचारिक संबंध। अनौपचारिक संबंध जो है तो ये शहरी जीवन की विशेषता नहीं है। बाकी यहाँ पर जो है शहरी जीवन की प्रमुख विशेषताएं जो है प्रतिस्पर्धा, अवैयक्तिक संबंध और औपचारिक संबंध, ये फॉर्मल टिश्यू जो है। इसके अलावा तर्कसंगतता और धर्मनिरपेक्षता, वर्धित विशेषज्ञता व श्रम विभाजन तथा पारिवारिक प्रकारों एवं मानवीय मूल्यों में ह्रास भी जो है शहरी जीवन की ही विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है, टी.की. ओमेन ने नगरीय परिवारों का अंतर बताया है। टी.की. ओमेन ने जो है नगरीय परिवारों का अंतर क्या बताया है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर जो है ऑप्शन डी। यहाँ इसके ये सभी हैं। क्या आय के साधन तथा बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमान के आधार पर और सत्ता की संरचना के आधार पर, और जो है ये नगरीय सामाजिक वातावरण तथा सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर भी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। पद्म भूषण से सम्मानित समाजशास्त्री थे। ये एक समाजशास्त्री थे, पद्म भूषण से सम्मानित थे टी.की. ओमेन। इन्होंने नगरीय परिवारों को स्पष्ट करने के लिए निम्न प्रतिमानों को आधार बनाया है, जिसमें आय के साधन तथा उभरते या बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमान, सत्ता की संरचना, नगरीय सामाजिक वातावरण तथा सामाजिक परिस्थिति का आधार। नेक्स्ट है, नगरीकरण के कारणों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास की ऊंची दर। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, शहरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है, कह रहा है औद्योगिकीकरण की ऊंची दर। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है नगरीकरण के कारणों में। फोर्थ स्टेटमेंट है, ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचा जीवन स्तर। ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ऊंचा जीवन स्तर कहाँ से हो जाएगा। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। नगरीकरण के वृद्धि के कारणों में ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण की प्रमुख भूमिका होती है, जो इस संबंध में पुल फैक्टर और पुश फैक्टर कार्य करते हैं। पुल फैक्टर के अंतर्गत नगरीय सुविधाओं से आकर्षित होकर ग्रामीण जनसंख्या का जो है नगरों की ओर प्रवास होता है, जबकि पुश फैक्टर के तहत लोग गांवों में व्याप्त समस्याओं से छुटकारा पाने हेतु जो है नगरों का रुख करते हैं। पुल फैक्टर के तहत नगरों की सुविधाएं, जैसे नगरों की जो सुविधाएं हैं तो अस्पतालों, विद्यालयों का विद्यमान होना, रोजगार की प्राप्ति, सड़कों में पेयजल की सुविधाओं का विकास आदि सभी आते हैं। और मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में मदद मिली है, जिससे क्या है ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण में जो है कमी आई है मनरेगा से। क्वेश्चन जो है यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट है, नगरीकरण के कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला स्टेटमेंट है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों को उच्च दर से पलायन, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है नगरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या, दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में रहन सहन का ऊंचा स्तर, ये स्टेटमेंट जहाँ भी लिखा हो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहन सहन का ऊंचा स्तर नहीं हो। देखते हैं नेक्स्ट है जनसंख्या के निम्नलिखित में से किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया गया है। ये सम्मिलित नहीं किया गया अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति को, बाकी सीमांत कृषक को, भूमिहीन कृषि श्रमिकों को जो है समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। आर्थिक समीक्षा 2015-16 के अनुसार समावेशी विकास को सामाजिक समावेशन, सोशल इंक्लूजन तथा वित्तीय समावेशन या फाइनेंशियल जो है इंक्लूजन में प्रगति के रूप में देखा गया। दशकों की योजनाबद्ध आर्थिक विकास के बावजूद जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा जैसे भूमिहीन कृषि श्रमिक, सीमांत कृषक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति सामाजिक एवं वित्तीय अपवर्जन का सामना कर रहे हैं। अतः क्या ये सीमांत वर्ग समावेशी विकास के जो है कार्यक्रम में है, और अर्ध शहरी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति जो बीपीएल एवं अनुसूचित जाति या जनजाति परिवारों की अतिरिक्त जनसंख्या के घटक के रूप में है, इन सीमांत वर्गों में जो है इन्हें शामिल नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट है वर्तमान वृद्धि दर के अनुसार भारत की शहरी आबादी वर्ष 2030 तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। तो इसका अनुमान लगाया गया है कितना, 575 मिलियन जो है भारत की शहरी आबादी 2030 तक 575 मिलियन पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। और ये अनुमान जो है किसके द्वारा लगाया गया है, ये यूएन हैबिटेट की वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 के अनुसार जो है लगाया गया है। ये अनुमान जो है किसके द्वारा, ये अनुमान इसके द्वारा नहीं लगाया गया कि भारत में 2018 में जो केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तत्कालीन जो कि क्या है, तत्कालीन मंत्रालय कौन सा है, ये शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के आंकड़ों के तहत वर्तमान जो है वृद्धि दर से भारत की शहरी आबादी के वर्ष 2020 तक कितना 575 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया गया था। यहाँ पर क्या 2030 दे दिया है, क्या 2030 दे दिया है गलती से, ये 2020 होना चाहिए। जो है 2020 तक 575 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया था। और यूएन हैबिटेट की वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या के 2020 के 483.1 मिलियन से बढ़कर 2025 तक कितना जो है 542.7 मिलियन, और वर्ष 2030 में जो है कितना 607.3 मिलियन, और वर्ष 3035 में कितना 675.5 मिलियन पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। तो ये इसको करेक्ट कर लीजिए, ये यहाँ पर जो है क्या, ये 2020 होना चाहिए, ना कि 30। वर्तमान वृद्धि दर के अनुसार जो है भारत की शहरी आबादी वर्ष 2020 तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया था कितना, 575 मिलियन। देखते हैं नेक्स्ट है नगरीकरण की दृष्टि से भारत है। नगरीकरण की दृष्टि से भारत है एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश। देखते हैं नेक्स्ट, इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। भारत में नगरीकरण जो है 27.8% है। इस दृष्टि से भारत सिंगापुर एवं जापान जैसे देशों से काफ़ी पीछे है। इसका वर्गीकरण एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश के रूप में किया जाता है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या का लगभग 31.1% क्या है, नगरों में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पर कथन कह रहा है, कथन ए भारत एक नगरीय जनाधिक्य वाले देश का उदाहरण है। भारत क्या है, एक नगरीय जनाधिक्य वाले देश का उदाहरण जो है कहाँ से हो जाएगा, तो ये इसका कथन ही गलत कह रहा है। आर कह रहा है भारत के अधिकांश बड़े नगरों में पर्याप्त अवस्थापना का अभाव है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डी, ये गलत है, किंतु आर जो है क्या, ये सही है। भारत के अधिकांश बड़े नगरों में पर्याप्त अवस्थापना का अभाव है। इसमें जो है विकसित देश कौन कौन से हैं, तो विकसित देशों जैसे हांगकांग सिंगापुर से बहुत ही पीछे है, जहाँ की नगरीय जनसंख्या लगभग 100% है। अतः प्रतिशतता के आधार पर
क्या है, विकसित देशों के मुकाबले भारत अभी भी जनाधिक्य वाले देशों के उदाहरण में शामिल नहीं है। फिर भी भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति काफी तेज है। हालांकि नगरीकरण की इस तेज प्रवृत्ति की तुलना में शहरी सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, शौचालय, परिवहन आदि की उपलब्धता नहीं बढ़ पा रही है, जिससे क्या है, शहरों में समस्याओं का जनाधार भी बढ़ता जा रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन कह रहा है भारत में नगरीकरण का स्तर चीन से काफी नीचा है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका कारण कह रहा है भारतीय नगर कम नियोजित हैं। तो ये तो है, दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं, तो इसलिए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु जो है आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि क्या है, कारण अपनी जो है कथन अपनी अलग बात कर रहा है कि भारत में नगरीकरण का स्तर चीन से काफी नीचा है। ये बात सही है, और बात ये भी सही है कि भारतीय नगर कम नियोजित हैं, लेकिन जो है ये अपनी अलग बात कर रहा है और ये अपनी अलग बात कर रहा है। इसको इससे के रिस्पेक्ट में बात करनी चाहिए, तो ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो पहला स्टेटमेंट है, भारत की कुल नगरीय जनसंख्या 285 मिलियन है। 2001 की जनगणना के अनुसार ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है, भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का योगदान जो है 27.78% है। ये भी करेक्ट है 2001 की जनगणना के अनुसार। थर्ड स्टेटमेंट है, भारत की नगरीय जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका की कुल जनसंख्या से अधिक है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट है, भारतीय नगरीकरण मूलतः आत्मनिर्भरता मूलक नगरीकरण है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कथन ये कह रहा है भारत की नगरीय जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका से अधिक है। भारत की नगरीय जनसंख्या क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका से अधिक है। ये स्टेटमेंट जो है कथन इसका सही है। कारण कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका का नगरीकरण स्तर भारत से उच्चतर है। ये जो है अपनी दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं, जो है कथन और कारण सही दोनों है, लेकिन जो है दोनों अपनी अलग अलग बात कर रहे हैं, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए कह रहा है भारत की नगरीय जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका की कुल जनसंख्या से अधिक है। ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। इसका कारण कह रहा है भारत के नगरीकरण में अभूतपूर्व वृद्धि की है। भारत ने नगरीकरण में क्या है? अभूतपूर्व वृद्धि की है। यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है, तो आर जो है ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। देखते हैं नेक्स्ट। इसको जो हम ये जनसंख्या वाले चैप्टर में इसको पूरा हम एनालिसिस कर चुके थे विद एक्सप्लेन, तो देखते हैं इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म है किसका? औद्योगिक विकास का, आधुनिक सेवा क्षेत्र के विकास का, परिष्कृत आय अवसरों के जो है निर्माण का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नगरीय अधिवास ग्रामीण अधिवासों से अपने आकार, जनसंख्या तथा प्रक्रियात्मक आधार पर भिन्न होते हैं। कृषि, वानिकी तथा पशुपालन जैसी क्या है प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं ग्रामीण अधिवासों के प्रमुख प्रकार हैं। इसके विपरीत नगरीय बस्तियों के प्रमुख प्रकार क्या हैं? द्वितीय तथा तृतीय आर्थिक क्रियाओं से संबंधित होते हैं, अतः नगरीकरण औद्योगिक एवं क्या है सेवा क्षेत्र के विकास के साथ परिष्कृत आय के अवसरों का निर्माण का जो है आधार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन कह रहा है ए, भारत में सन 2001 के पश्चात हम शहरीकरण में तीव्र वृद्धि हुई है। ये कथन सही कह रहा है कि जो है 2001 के बाद भारत के शहरीकरण में क्या है तीव्र वृद्धि हुई है। उसका कारण कह रहा है भारत में मोबाइल संप्रेषण के क्षेत्र में क्रांति हो रही है। उसका कारण भी सही है, लेकिन जो है ये इसकी सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो ये
1995 से प्रारंभ होकर गत जो है 20 वर्षों में लगातार बढ़ते हुए टेलीफोन नेटवर्क के मामले में वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर है भारत। भारतीय दूरसंचार उद्योग का मार्च 2001 में टेली घनत्व कितना था? 3.58% था, जो कि फरवरी 2015 में बढ़कर 78.13% हो गया तथा नवंबर 2022 में बढ़कर कितना हो गया? 3 नवंबर 2022 में 84.61% हो गया है। नेक्स्ट है, भारत में शहरीकरण के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? शहरीकरण के संबंध में सही नहीं है पूछ रहा है। शहरीकरण के संबंध में जो है कौन सा कथन सही नहीं है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है कुछ पौधों को छोड़कर भारत में शहरी विकास दर सदैव बढ़ती रही है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा कह रहा है भारत में शहरी जनसंख्या की साधारण वृद्धि अपेक्षाकृत बड़े शहरों में हुई है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सी वाला स्टेटमेंट है भारत में सभी क्षेत्रों का शहरीकरण सर्वथा समान रूप से हुआ है। ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाएगा कि सभी जो है सर्वथा समान रूप से नहीं हुआ है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय नगरीकरण के प्रादेशिक प्रतिरूप में अत्यधिक विषमता है, जबकि जो कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक नगरीकृत राज्य गोवा है, जहां पर आधी से अधिक जनसंख्या जो कि 62.2% नगरों में रहती है। वहीं हिमाचल प्रदेश सबसे कम नगरीकृत प्रदेश है, जहां पर मात्र जो है कितनी 10% जनसंख्या ही नगरों में रहती है जो है। तो ये सर्वथा समान नहीं है, नगरीकरण जो है भारत में सर्वथा समान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। पहला स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है ऊंची साक्षरता दर का निम्न दर से सीधा संबंध है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट हैं। देखते हैं नेक्स्ट है भारत में नगरीकरण से जन्म और मृत्यु दर दोनों घटी हैं। नगरीकरण होने से क्या होता है कि लोगों के उपभोग की वस्तुएं बढ़ी हैं और समुचित विद्युत, स्वास्थ्य, आवागमन तथा संचार व्यवस्था सुव्यवस्थित ढंग से प्राप्त करने में आसानी होती है। और ये जब व्यवस्था अच्छी रहती है और जो है स्वास्थ्य सेवाएं, खान पान वगैरह चीज़ें जो है अच्छी रहती हैं, तो क्या होता है जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में कमी आती है। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर पढ़कर जो है सही विकल्प का चुनाव करें। पहला स्टेटमेंट कह रहा है अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास कब? 1871 में किया गया था। 1871 में किया गया था क्या? अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास। तो ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है सन 1881 में दशकीय जनगणना एक नियमित व्यवस्था बन गई थी। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है 1900 से 1940 के बीच 40 सालों के दरमियान शहरी आबादी पूरी आबादी का 10% से बढ़कर कितनी 18% हो गई थी। ये स्टेटमेंट भी जो इनकरेक्ट है। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, लेकिन नियमित जनगणना जो है 1881 से प्रारंभ हुई। तभी से प्रत्येक 10 वर्ष पर भारत में जनगणना की जाती है। और वर्ष 1901 की जनगणना में शहरी आबादी कितनी 10.84% थी, जो कि वर्ष 1941 में बढ़कर कितनी 13.86% हो गई। और वहीं 1951 में यह बढ़कर कितनी 17.29% और वर्ष 1961 में कितनी हो गई 17.97% हो गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है काल भारत में मध्यम नगरीकरण की अवस्था से विशेषित है? भारत में मध्यम नगरीकरण ये जो 1931 से 1961 के समय में हुई थी। वर्ष 1961 से 31 जो है 31 से 61 तक की अवधि को भारत में मध्यम नगरीकरण का काल कहा जाता है। भारत में जो मध्यम नगरीकरण का काल है तो वो 1931 से लेकर 1961 की अवधि को कहा जाता है। इस दौरान नगरीय जनसंख्या में जो है कितना 45.46 मिलियन, जो कि कितना 135.86% की वृद्धि हुई, जबकि नगरीकरण का प्रतिशत कितना है 12.2% से बढ़कर कितना 18.3 तक ही पहुंचा है। नेक्स्ट है भारत की नगरीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर उच्चतम थी।
तो ये कब थी? ये थी 1971 से 1980 के दशक में, 81 के दशक में। देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड भारत में किसी अधिवास को नगरीय केंद्र परिभाषित करने के लिए स्वीकार जो है नहीं किया गया है? तो ये भौतिक विस्तार को, बाकी जनसंख्या के आकार को, व्यवसायिक संरचना को और जनसंख्या घनत्व को जो है स्वीकार किया गया है। अब बात देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। भारत में किसी अधिवास को नगरीय क्षेत्र घोषित करने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए? तो कम से कम कितनी जो है 5000 जनसंख्या हो, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का कम से कम जो है 75% क्या है गैर कृषि व्यवसायों में कार्यरत हों, और कम से कम जो 400 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर क्या है जनघनत्व होना चाहिए। इसके अतिरिक्त नगर पालिकाएं होनी चाहिए, नगर निगम होनी चाहिए, छावनी परिषद या अधिसूचित टाउन एरिया कमेटी आदि होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शर्तों में से कौन सा जैसा जो है जनगणना 2001 में दिया गया है किसी क्षेत्र को नगरीय निर्धारित करता है? इसकी न्यूनतम जनसंख्या 5000 होनी चाहिए, करेक्ट है। गैर जो है कृषि कार्यों में संलग्न पुरुष जनसंख्या 75 होनी चाहिए कम से कम। इसकी जनसंख्या का घनत्व तो कितना होना चाहिए? जो है 400 प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। सभी सही हैं यहाँ पर। फोर्थ वाला स्टेटमेंट केवल इनकरेक्ट है, जो कि कह रहा है इसका न्यूनतम क्षेत्रफल 10 वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या है। तो ये कुल संख्या कितनी थी जनगणना नगरों की? ये थी 3894। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या कितनी है? 3892, जबकि 2001 में यह संख्या 1362 थी। वहीं पर जनगणना की जो है एक जनगणना नगर की न्यूनतम जनसंख्या 5000 होती है। पुरुष जनसंख्या का कम से कम 75% क्या है कृषि कार्यों से व्यवसाय में संलग्न होना चाहिए। नेक्स्ट है, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए इसको, देख लीजिए जो है कितनी बार रिपीट हुआ है, और अभी जो है हाल में भी जो है 2017 में भी पूछा गया है, और जो ARO का एग्जाम हुआ था और जो है जो 2023 का होगा उसमें भी पूछा जा सकता है। तो कह रहा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या की प्रतिशत थी। इस तरह के जो है क्वेश्चन ARO के फेवरेट क्वेश्चन है। तो ये 31.16%। और यहाँ पर भारत की कुल जनसंख्या में शहरी नगरीय जनसंख्या का रेशियो है 31.16%। देखनी है नेक्स्ट है जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर जो है प्रतिशत में कितना है? तो ये 31.15%। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? 31%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या क्या है? तो कितनी है? 34 करोड़ है। नेक्स्ट है भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? तो जो जैन है इनका सर्वाधिक भाग नगरीय है। जैन समुदाय की जनसंख्या कुल जनसंख्या की लगभग 0.4% जो है क्या है, जिनमें सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या क्या है नगरीय क्षेत्र में रहती है सर्वाधिक जनसंख्या। नेक्स्ट है भारत की 1/4 से अधिक नगरीय जनसंख्या जिन 2 राज्यों में निवास करती है वे कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है, तो वो कौन सा है? वो है सिक्किम। भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की नगरीय जनसंख्या कितनी? सिक्किम की जो नगरीय जनसंख्या है तो ये है 1,53,578। इसके बाद क्रमशः अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मिजोरम सबसे कम नगरीय जनसंख्या पाई जाती है। वैसे केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों की दोनों की दृष्टि से सबसे कम नगरीय जनसंख्या जो है लक्षद्वीप में पाई जाती है। कितनी? 50,332 की।
नेक्स्ट है 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले देश के 3 राज्य हैं। तो 3 राज्य हैं कौन से? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। देखते हैं नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनकी नगरीय जनसंख्या 2011 के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा महाराष्ट्र, फिर आ जाएगा उत्तर प्रदेश, फिर आएगा तमिलनाडु, फिर आएगा जो है क्या अपना फिर पश्चिम बंगाल आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट है 2001 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या के संदर्भ में कौन से राज्यों का आरोही क्रम है? तो इनका आरोही क्रम होगा पश्चिम बंगाल, फिर तमिलनाडु, फिर उत्तर प्रदेश तथा फिर महाराष्ट्र। यदि यहीं पर अवरोही की बात की जाती तो सबसे पहले आ जाता महाराष्ट्र, फिर आता उत्तर प्रदेश, फिर आता जो है पश्चिम बंगाल और फिर बाकी जो है बाकी के राज्य फिर तमिलनाडु वगैरह आते हैं। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनकी नगरीय जनसंख्या 2011 के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए जो है कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा सिक्किम, फिर आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश आएगा, फिर नागालैंड और फिर मिजोरम सबसे बाद में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है महाराष्ट्र भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। महाराष्ट्र नहीं, सबसे सर्वाधिक नगरीकृत राज्य। बी है हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य है। ये सही है, यहाँ पर केवल 10% ही जो है नगरीय जनसंख्या है। भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र नहीं, गोवा है, जहाँ पर 62.2% है। और नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में, न्यूनतम सांद्रण सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 सूचियां दी हुई, एक तरफ जो है उनकी प्रकृति दी हुई, एक तरफ राज्य दिए हुए हैं, उनका जो है सही सुमेलित करना है। देखते हैं